बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 24 CRPC शुरू कर रखा है। आज हम सेक्शन 343 उसको देखेंगे और उसके बाद उसके साथ 344 जो सेक्शन है उसको हम पढ़ेंगे। सेक्शन 343 जो है वो इस बारे में है कि इंड्यूसमेंट और इन्फ्लुएंस के बारे में है, और उसमें है क्या कि नो इन्फ्लुएंस टू बी यूज्ड टू इंड्यूस डिस्क्लोजर, यानी किसी मुल्ज़म पे जो अंडर ट्रायल है, उसका ट्रायल हो रहा है या इंक्वायरी में है, तो उसके ऊपर किसी किस्म का इन्फ्लुएंस जो है इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मतलब उसको असर और सूख के तहत इस तरफ नहीं लाया जाएगा कि आप ये बयान दो या आप ये बयान ना दो, यानी उसको किसी किस्म की प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, उसको कोई इंड्यूसमेंट भी नहीं दी जा सकती। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है जो कि सेक्शन 337 और 338 वाली है, अप्रूवर वाली, और वो इसमें बयान कर दिया गया है कि उसके अलावा, यानी वो एक्सेप्शन में आ जाता है, उसमें वादा माफवा में ये चीज़ आ सकती है। उसके अलावा किसी और मुल्ज़म को ये इन्फ्लुएंस के तहत कि उसको डिस्क्लोजर करे किसी चीज़ का, या वो किसी चीज़ को रोके रखे, यानी उसको बयान ना करे। ये सेक्शन तो सिर्फ इतनी सी बात बताता है। लेकिन उसके बाद है सेक्शन 344 जो कि है पावर टू पोस्टपोन और एडजर्न प्रोसीडिंग्स। ये बेसिकली सेक्शन है रिमांड के बारे में। जब हम रिमांड की बात करते हैं तो रिमांड के सेक्शन दो देखने वाले ज़रूरी हैं। एक जो सेक्शन 167 है, 167 रिमांड के बारे में है, और दूसरा ये वाला सेक्शन है 344। तो इन दोनों सेक्शंस को, जैसे कि 167 की बात करें अगर हम, तो वो भी रिमांड के बारे में है। पहले हमें रिमांड का कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा वो क्लियर होना चाहिए कि रिमांड है क्या। रिमांड मतलब ये है कि किसी को टू सेंड बैक, यानी अगर एक मुल्ज़म है, लीगल लैंग्वेज में अगर देखें, एक मुल्ज़म है टू सेंड बैक हिज कस्टडी टू पुलिस, यानी फिजिकल कस्टडी उसको दे देना, वापस दे देना। या इसी तरह से अगर देखा जाए कि एक शख्स जो है वो जेल में है, जुडिशल कस्टडी में है, वो किसी तारीख पे कोर्ट में आता है और कोर्ट से उसको वापस जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया जाए, तो वो रिमांड कहलाता है, यानी टू सेंड बैक। तो दो किस्म के रिमांड की बात हुई है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले रिमांड की, क्योंकि बात कर रहे हैं, तो 167 जो है उसका थोड़ा सा रेफरेंस ले लें, हम उसको थोड़ा सा क्लियर कर लें। जब भी किसी मुल्ज़म को अरेस्ट किया जाता है तो उसकी फॉर्मल अरेस्ट जब डल जाती है तो पुलिस उसे पाबंद होती है विदिन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का। यानी उसको अरेस्ट किया, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स में कंप्लीट नहीं हो सकती, तो कोर्ट में उसको लेके जाया जाता है मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो फर्दर उसका रिमांड देते हैं, और रिमांड देने के लिए एक रिक्वेस्ट की जाती है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरफ से कि इसका रिमांड दिया जाए। वो एक रिमांड पेपर होता है जिसके ऊपर, उसको दरख्वास्त कहते हैं, दरख्वास्त बराए रिमांड, यानी वो एक रिमांड पेपर होता है जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है रिक्वेस्ट करता है कि रिमांड दे दी जाए, रिमांड दिया जाए इसका। रिमांड देने का मकसद क्या होता है? रिमांड देने का मकसद क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है वो ये समझता है कि इसके पास से कुछ रिकवरीज हैं या कोई ऐसी एविडेंस कलेक्ट करनी है मैंने, तो जो कि 24 आवर्स में नहीं हो सकी, तो इसका मुझे रिमांड दिया जाए। उसका रिमांड टोटल जो है फ्रॉम द पीरियड ऑफ फर्स्ट रिमांड 24 आवर्स जो है, उसको अगर उसमें से निकाल दिया जाए तो 15 दिन का रिमांड होता है टोटल। लेकिन ये एक ही दफ़ा 15 दिन का रिमांड नहीं दिया जाता। हाई कोर्ट के रूल्स
और सीआरपीसी में जो ये इसका प्रोसीजर दिया गया है उसके मुताबिक कोर्ट जो है, मजिस्ट्रेट जो है, वो हर तारीख पे ये लिखता है, अपनी रीजंस लिखेगा उसमें कि ये चीज़, ये इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस हुई है और अब इसका फर्दर इतना रिमांड दिया जा रहा है। अगर किसी किस्म की कोई प्रोग्रेस नहीं होती तो मजिस्ट्रेट साहब जो है उसको फिजिकल रिमांड नहीं देंगे, बल्कि उसको जुडिशियल कस्टडी में जुडिशियल रिमांड पे जेल भेज देंगे। और उसके साथ जब उसको भेजा जाता है तो हर रिमांड पेपर जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भी भेजा जाता है, एक कॉपी उसकी भेजी जाएगी। ये एक प्रोसीजर होता है। जब ये रिमांड कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उस शख्स को भेज दिया जाता है जेल में। अब लॉ जो है वो ये भी कहता है कि जो एक रिपोर्ट होती है अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी, जिसको हम आम जुबान में चालान भी कहते हैं, अगर चालान नहीं आता तो जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो ऑर्डर करते हैं कि हर तारीख पे, यानी हर 14 दिन बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाए। वो भी एक रिमांड है, वो जुडिशियल रिमांड है। जुडिशियल रिमांड पे मुलज़िम जो है हर तारीख में कोर्ट में पेश होता है। और अगर जब चालान आ जाएगा तो फिर मजिस्ट्रेट साहब के पास क्या तरीकाकार रह जाता है कि फिर उसके बाद या तो उस शख्स को, अगर उनके ये ट्रायल मजिस्ट्रेट का ट्रायल है तो जो कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट है वो उसका ट्रायल करेगा, अदरवाइज उस शख्स को दैट वुड बी कमिटेड टू द ट्रायल कोर्ट। अगर वो सेशन कोर्ट है, ट्रायल के लिए उसको वहां भेज दिया जाएगा, उसका जो चालान है वो उधर सेंड कर दिया जाएगा। तो अब ये सेक्शन जो है, सेक्शन 167 जो है, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास, पुलिस जो एक एजेंसी है उसके पास जब मुलज़िम होता है तो वो उस वक्त के लिए 167 है। जो टोटल डिमांड है वो 15 दिन का हो सकता है, उसका प्रोसीजर मैंने बताया। अब ये 344 जो है ये बेसिकली रिमांड इन्वेस्टिगेशन के बाद का प्रोसीजर है, ट्रायल के लिए और इंक्वायरी के लिए। इसकी लैंग्वेज देखते हैं, फिर उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। 344 पावर टू पोस्टपोन or adjourn proceedings if from the absence of the witness or any other reasonable cause it becomes necessary or advisable to postpone the commencement of or adjourn any inquiry or trial, the court may, if it thinks fit, by order in writing stating the reason, therefore time to time postpone or adjourn the same on such terms as it think fit for such time as it considers reasonable and may by a warrant remand the accused if in custody। इसमें बताया गया है कि अगर कोई ट्रायल है या इंक्वायरी है और उसमें कोई विटनेस हाजिर नहीं होता, वो गैर हाजिर है, या कोई और वजह, उस वजह से कोई इंक्वायरी है या ट्रायल है, तो उसकी प्रोसीडिंग्स जो है वो एडजर्न करनी पड़ती हैं। यानी कोई कार्रवाई नहीं हो रही और उसको एडजर्न करना पड़ रहा है, तो वो टाइम टू टाइम उसकी रीजन लिखेंगे मजिस्ट्रेट साहब और उसको एडजर्न कर देंगे। अब इसमें दो लफ्ज जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं, एक है इंक्वायरी और एक है ट्रायल। इंक्वायरी जो है ये क्या है? इंक्वायरी के बारे में अगर हम देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि इन इंक्वायरी ऑफ एन ऑफेंस, यानी किसी भी जुर्म की जो इंक्वायरी है, दैट वुड नॉट इवन एंड इनटू द रिजल्ट ऑफ कन्विक्शन और एक्विटल। यानी जब जो कोई इन्फेंस है, कोई भी मजिस्ट्रेट साहब उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, तो वो कभी भी उसका जब इख्तिताम होगा तो वो एक्विटल पे या कन्विक्शन पे नहीं होगा, या तो डिस्चार्ज होगा उसका रिजल्ट, और या फिर उसका जो उसकी जो इंक्वायरी हो रही है उसमें एक चीज तो ये आ गई कि उसको या तो डिस्चार्ज कर दिया गया या उसके ट्रायल के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाएगा कि इसका ट्रायल होना चाहिए। यानी कन्विक्शन या एक्विटल नहीं है उसमें। ट्रायल में कन्विक्शन या एक्विटल होता है, उसका रिजल्ट जो है। हाँ,
और जो एक चीज़ इसमें और है कि जो इंक्वायरी है वो ज़रूरी नहीं है कि किसी ऑफेंस के लिए हो रही है, वो ऑफेंस के अलावा किसी और मैटर में भी हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें। और जो ट्रायल है, जब कॉम्पिटेंट कोर्ट को चालान सेंड कर दिया जाता है तो कोर्ट फिर ट्रायल करती है। तो इन दोनों के लिए, इंक्वायरी और ट्रायल के लिए, किसी वक्त भी अगर विटनेसेस नहीं है या कोई रीजनेबल कॉज ऐसी है तो कोर्ट जो है उसको एडजर्न कर सकती है, पोस्टपोन कर सकती है उस टाइम के लिए जितना कोर्ट मुनासिब समझे। लेकिन इसमें जो ये रिमांड का बताया गया है, प्रोवाइडेड दैट नो मजिस्ट्रेट शैल रिमांड अक्यूज्ड पर्सन टू कस्टडी अंडर दिस सेक्शन फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 15 डेज अ टाइम। यानी जब भी ये शख्स जो है इसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा तो कभी ऐसा नहीं होगा कि 15 दिन से ज़्यादा का रिमांड दिया जाए, यानी जुडिशियल कस्टडी में 15 दिन से ज़्यादा भेजा जाए, 15 दिन से कम से यानी हर 15 दिन की डेट डाली जाएगी, 15 दिन का रिमांड दिया जा सकता है। एवरी ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन, ये सब सेक्शन 2 क्या कहता है, अंडर दिस सब सेक्शन बाय अ कोर्ट अदर देन द हाई कोर्ट शैल बी इन राइटिंग साइंड बाय द प्रिजाइडिंग जज और मजिस्ट्रेट। एवरी ऑर्डर, जो भी ऑर्डर इसमें पास किया जाएगा, यानी जब हम उसको 15 दिन की कस्टडी पे भेजेंगे तो हर ऑर्डर में क्या होगा कि वो लिखा जाएगा और प्रिजाइडिंग जज जो होगा, जो मजिस्ट्रेट होगा, उसको साइन करेगा। ये बात आगे नीचे एक एक्सप्लेनेशन दी गई है जो ये कहती है कि रीजनेबल कॉज फॉर रिमांड, जो रिमांड है उसके लिए मजिस्ट्रेट साहब ने जब भी रिमांड देना है उसके लिए रीजनेबल एक्सप्लेनेशन देंगे वो कि क्या है। रीजनेबल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है, नीचे जो बयान किया गया है वो ये है कि कुछ एविडेंस उससे ऐसी कलेक्ट हो गई है और फर्दर भी हो सकती है, उससे ऐसी एविडेंस कलेक्ट हो सकती है, तो ये एक रीजनेबल कॉज हो सकती है जिसकी वजह से उसका रिमांड दिया जाएगा और उसको आफ्टर 15 डेज जो है वो कोर्ट से जो जेल है उससे उसको बुलाया जा सकता है। तो ये रिमांड और जुडिशियल रिमांड, और उसके बाद हमने पुलिस रिमांड जो है उसके बारे में पढ़ा है, और एक सेक्शन इसके बारे में सिर्फ जो नो इन्फ्लुएंस टू बी यूज्ड टू इंड्यूस डिस्क्लोजर उसके बारे में देखा है। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट जो सेक्शन है उसको देखेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दीजिए।